नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। पूरे गुजरात में पत्रकार एकता संगठन मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पूरे गुजरात में जिला व तहसील के पदाधिकारी को पदभार सौंपे गए व बनासकांठा के जिला प्रमुख बसंत भाई स्वामी की मौजूदगी में पत्रकार एकता संगठन दिनसा के द्वारा नगर पालिका के नए प्रमुख कांतिलाल सोनी से मुलाकात की व शहर में हो रहे विकास कार्य को लेकर के चर्चा की व नगर पालिका के सहयोग में पत्रकार एकता संगठन हर वक्त आपके साथ है, ऐसी आशा व्यक्त की व डिंसा दक्षिण पुलिस स्टेशन के PIBV पटेल से मुलाकात कर शहर में अच्छी कामगिरी के हर वक्त साथ देने की बात कर रहे शहर से कानून व्यवस्था बनी रही। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता नीरज भोड़ा की रिपोर्ट। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने RK सिन्हा की राज्यसभा का टिकट काट जाने पर अपना विरोध जताते हुए इसे भाजपा की कष्ट विरोधी राजनीति की संज्ञा दी और इसे कायस्थ समाज पर हमला बताया। सहाय सदन में आयोजित की एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि नंदन सहाय ने ये बातें कही। उन्होंने आगे कहा, RK सिन्हा ने हमेशा सर्व समाज का कल्याण के लिए अपना जीवन देकर भाजपा की नींव को मजबूत किया, फिर भी उनकी संपत्ति निष्ठ और सेवा की घोर उपेक्षा इसलिए की जाती रहेगी। वह कायस्थ समाज से आते हैं और अत्यंत निंदनीय हैं। इस मौके पर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के डॉक्टर निर्मल कुमार श्रीवास्तव, सुजीत कुमार वर्मा, सुदामा सिन्हा, शालिनी सिन्हा, अमिताभ, मनोज समेत अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। 1947 के बाद अधिकांश कायस्थ लोग का कांग्रेस पार्टी, फिर कांग्रेस में जैसे जैसे गिरावट हुई और इमरजेंसी आया, जयप्रकाश मूवमेंट हुआ, वो कायस्थों ने अपना रास्ता लिया और वो ज्यादा से ज्यादा नंबर भाजपा में दिया। लेकिन इसके बावजूद भाजपा की ओर से तो उदासीनता हमारे समाज की तरफ दिखाई जा रही है, इसके लिए अब समय आ गया है कि हमारे समाज को कोई न कोई निर्णायक निश्चय लेना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को ये ये मैसेज जाए कि कायस्थ को आप मजबूर कर रहे हैं और मजबूर कर दिया सोचने की। उस समय क्या आश्वासन किया गया था लोकसभा चुनाव के दौरान? जी, बीजेपी की ओर से क्या आश्वासन मिला था? लोकसभा चुनाव के दौरान क्या भाजपा ने क्या आश्वासन दिया था? लोकसभा चुनाव के समय आश्वासन ये मिला था कि जो स्टेटस को है वो रहेगा, लेकिन क्या हुआ, रविशंकर जी राज्यसभा से जब वो इस्तीफा दिए और लोकसभा में उनको टिकट मिला, तो वो राज्यसभा की सीट जो रविशंकर के माध्यम से कायस्थ समाज के पास थी, वो सीट को रामविलास पासवान को दे दिया गया। उसमें कोई किसी कायस्थ को दिया नहीं गया। सवाल इसका है कि पॉलिटिक्स में, राजनीति में क्या कायस्थ समाज ये असेंबली और पार्लियामेंट से धीरे धीरे आउट होता रहेगा और ये राजनीति में कायस्थ समाज को हाशिए पर ले जाने की जो साजिश बहुत दिनों से हो रही है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे साबित होता है कि कायस्थ समाज जो कि इंटेलेक्चुअल कास्ट है, जो एक जो आपको RK सिन्हा भी कायस्थ MP होने के बावजूद उन्होंने हमेशा जो MP का फंड है या जो भी उन्होंने काम किया सब समाज के लिए किया। कायस्थ समाज सब समाज के लिए काम करती है, इतना उदारवादी समाज है। उसके बावजूद क्या हो रहा है कि कायस्थ समाज या इंटेलेक्चुअल जो पॉलिटिक्स है उससे इंटेलेक्चुअल लोगों को बाहर किया जा रहा है। बात किया जा रहा है तो उसका कारण उसका नतीजा हो रहा है कि पार्लियामेंट और असेंबली में हुड़दंग मच रहा है। क्योंकि हुड़दंग मच रहा है, कोई फाड़ के फेंक रहा है, कुछ
तो मतलब क्योंकि वहां से इंटेलेक्चुअल जो स्पेस था इंटेलेक्चुअल के लिए वो हट गया। तो ये इसमें काय समाज जो है आप कहां ले जा रहे हैं, आप देश को कहां ले जा रहे हैं? सवाल काय समाज की बात नहीं कर रहे थे। कितने लोग हैं, कितने लोग हमारे पास कितने लोग थे? जेपी मूवमेंट में कहा जाता था, ये कांग्रेस ने कहा था कि अरे ये तो कायस्थानियों का मूवमेंट है। तो कायस्थानीय का मूवमेंट है, चौहत्तर आंदोलन था। तो चौहत्तर आंदोलन में जितने कास्ट नेता थे वो कहाँ है? असेंबली में है क्या? पार्लियामेंट में है क्या? कहीं नहीं। हम लोग सब चौहत्तर आंदोलन में नाइंसाफी आगे क्या सोचते हैं, क्या रणनीति आगे का आप लोगों का है? ऐसा है कि हम लोग ये जानते हैं, पहली बार कहा गया कि काय समाज अगर कहीं 10,000, 5,000, 20,000, 25,000 भी है तो काय समाज को ये ताकत है कि वो किसी कैंडिडेट को जिता नहीं सके अपने तो हरा सकता है। लेकिन काय समाज क्या बंधुआ मजदूर होकर रहेगा? क्या काय जो हमारी पीढ़ी जो है राजनीति में, हमारे सारे कास्ट कार्यकर्ता उसको या तो हर पार्टी या तो बनाती है प्रवक्ता, राजनीति क्या होगी आपकी? हमारी राजनीति ये है, हम लोग ये राष्ट्रीय स्तर पर एक बैठक होने जा रही है, काय संसद की बात भी हो रही है। हाँ, काय संसद हम लोग करने जा रहे हैं और काय संसद में हम लोग निर्णय लेंगे कि आखिर हम जो है हमारी पॉलिटिकल जो स्ट्रेटेजी क्या हो। राजनीति को अब भावना से नहीं लड़ा, आप लड़िएगा राजनीति को रणनीति से और हम जो है राजनीति को भावना से लड़ेंगे। क्या आपका कॉल होगा तो आपके पीछे लगू रहेंगे? नहीं, हम अब रणनीति बना रहे हैं और रणनीति बनाने के बाद हम लोग अगर ये निर्णय हो गया समाज का कि हमको लालू यादव के पार्टी के साथ जाना है तो जाएंगे लालू जी के पार्टी के साथ। जिसको नहीं देना होगा वोट नहीं देगा। अगर हमारे पास निर्णय होगा महागठबंधन के साथ जाने के लिए, अगर हमारे साथ ये निर्णय होगा कि यह समाज को नोटा में लगाना चाहिए तो नोटा में लगाया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी भूमिका तय करनी पड़ेगी ताकि राजनीतिक दल इस बात को माने कि काय समाज कोई बंधुआ समाज नहीं है। काय समाज की भी पॉलिटिकल भूमिका है। छोटे छोटे समाज अपना अपना भूमिका मांग रहा है, किसी को रिजर्वेशन चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। और काय समाज को ये लोग चाहते हैं कि बंधुआ की तरह रहे और धीरे धीरे पीछे किस लोग बनता रहे। यह नहीं चलेगा। कहा जा रहा है कि ऋतुराज जी को संसद भेजने की बात थी, लेकिन इसमें रविशंकर प्रसाद ने भूमिका निभाई है और इसी की वजह से वो रोड़ा बने। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब सारी बातें गलत है। कोई रविशंकर जी ने आर.के. सिन्हा का विरोध नहीं किया है, किसी ऋतुराज के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। या ऋतुराज पहले से ही वहां पर उच्च स्तरीय वो गई समिति में वो लगातार लगा हुआ है। ऋतुराज को भाजपा जो काम देती है आई है वो काम वो करता रहा। ये नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने उसके पहले जो बनारस में चुनाव लड़े तो कौन था पीछे खड़ा? ऋतुराज की पूरी टीम खड़ी थी। ऐसी ये बात बिल्कुल गलत है। रविशंकर प्रसाद हमारे नेता रहे हैं, 74 आंदोलन नेता रहे हैं। आर.के. सिन्हा से व्यक्तिगत मतभेद हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रविशंकर ने आर.के. सिन्हा के खिलाफ कोई लॉबी चलाई, ऐसा कुछ नहीं है। यह पहले से ही तय था और यह हम लोगों को पहले से शंका थी कि ऐसा हो सकता है। ऐसा होता है हर जगह, हर बार में होता है क्या कि भाजपा ने नियम बनाया कि हम अपने को दो बार राज्यसभा किसी को भेजेंगे। तो ठीक है, एक बार आर.के. सिन्हा को भेजे तो आर.के. सिन्हा को रिपीट करिए। उनको तो 70 वर्ष भी उनकी उम्र नहीं है। जब उनका अभी राज्यसभा टिकट नहीं देंगे, आपने आर.के. सिन्हा को और आर.के. सिन्हा ने के पीछे जो एक संस्था जो आंदोलन उनके साथ लगा हुआ, उनका जो काम है उसकी उपेक्षा करके आपने आर.के. सिन्हा को और काय समाज को कचरा की पेटी में डालने का काम किया है। आर.के. सिन्हा के लिए तो पॉलिटिकल खत्म, डेथ हो गया। 70 वर्ष के बाद तो आप उनको कुछ बना नहीं सकते। तो लेकिन आर.के. सिन्हा का अपना जो मुहिम चलता है समाज के लिए काम करने का, वो कर रहे हैं, वो करेंगे चाहे वो एमपी रहे या नहीं रहे। इसलिए सवाल आर.के. सिन्हा का नहीं है। सवाल ये है कि जो आर.के. सिन्हा को सामने रख करके भाजपा के अंदर में जो काय समाज के लोग राजनीति कर रहे हैं, उनके सामने तो अंधकार है कि जब आर.के. सिन्हा जैसा व्यक्ति को आप लात मार के निकाल सकते हैं। 1967 से 1967 से आर.के. सिन्हा भाजपा या उसके जनसंघ और आरएसएस में थे।
भाजपा में भी उसी ढंग से आए, उनकी हमेशा भूमिका रही है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका रही है। तो जब 1967 से जो व्यक्ति भाजपा में है या उस परिवार में है, उसको आप कचरा पेटी में डाल सकते हैं, तो पीछे जो कायस्थ समाज के लोग भाजपा के अंदर हैं, नीचे पे काम कर रहे हैं, उनको कब आप फेंक दीजिएगा? कब अरुण कुमार सिन्हा एमएलए फेंक से फेंका जाएंगे? कब नितिन नवीन फेंका जाएंगे? पटना से सीनियर संवाददाता गोपाल प्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। सपा सांसद आजम खान के करीबी रिटायर्ड सीओ अले हसन आज एक बार फिर रामपुर के महिला थाना पहुंचे, जहां एसआईटी टीम ने उनसे पूछताछ की। आपको बता दें, अले हसन पर रामपुर के लगभग 54 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से कुछ मुकदमे जौहर अली यूनिवर्सिटी के किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा करने के आरोप में हैं। किसानों द्वारा किए गए कुछ मुकदमे यतीम खाने मामले में घोसनी मोहल्ले निवासी द्वारा किए गए हैं। कुछ मुकदमे डूंगरपुर बस्ती निवासियों द्वारा किए गए हैं, जिनमें अले हसन पर जमीनों पर जबरन कब्जा कराने का आरोप है। आज अले हसन से अजीमनगर, कोतवाली, गंज सिविल लाइन्स के विवेचकों ने अपने अपने मुकदमों में पूछताछ की है। अभी पूछताछ जारी है और उनको 17 तारीख को विभिन्न विवेचकों ने अपने अपने मुकदमों में फिर से तलब किया है, तो उस दिन उनसे संबंधित मुकदमों के बारे में और पूछताछ की जाएगी। 2 मामला थे, कोतवाली का था, ये आपका यतीम खाना, एक डूंगरपुर, 2 मामले थे, इनमें बयान दिए गए। किन किन आरोप में मुकदमे दर्ज थे? मुकदमे दर्ज हैं कि ज़मीन पर कब्जा करा दिया गया, इस सिलसिले में मुकदमे दर्ज हैं। सर 7 घंटे हो गए लगभग आपसे पूछताछ करते हुए। हाँ, तो जो प्रश्नावली तैयार कर रखी थी, उनके जवाब दिए गए हैं, वक्त तो लग ही जाएगा। तो सर सभी सवालों को जवाब दे दिया, अभी कुछ रह गए हैं? जवाब दे दिए कुछ ऐसा? काफ़ी मुकदमे फिर आना पड़ेगा सर। आप तो कुछ खुद मुकदमे लिखाए गए हैं, तो जवाब देने फिर आना पड़ेगा। सर आप खुद एक पुलिस के ऑफिसर हैं, रिटायर्ड, जी, और काफ़ी लंबे समय तक आपने सेवाएं दी हैं रामपुर में, लेकिन जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उन सब चीज़ों को लेकर कोई ऐसे सवाल हुए जिससे आपकी कुछ लग रहा है कि ज़बरदस्ती किया जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जवाब तो देने पड़ेंगे। जब किसी ने FIR लिखाई है तो यही कहा गया कि जो इंसाफ की बात कीजिए। आप FIR लिखाई तो पुलिस की मजबूरी है FIR लिखना, लेकिन यही कहा गया कि जो FIR है सही तरीके से दीजिए, जांच करिए, जो सत्य हो कीजिए, जो सच्चाई। रामपुर से सीनियर संवाददाता रविशंकर की रिपोर्ट। लगभग 9-10 विधायकों को बीजेपी के चंगुल से बाहर निकालने में कमलनाथ के मंत्री जीतू पटवारी और लाखन सिंह विशेष योजना के साथ बंधक बने। विधायकों को बेंगलुरु से निकालने में सफल हो गए थे, पर ऐन वक्त पर भाजपा के दबाव में काम कर रही पुलिस ने तानाशाही करते हुए बंधक बना लिया। राज्य में हो रही है, ये अद्भुत है और मैं मानता हूँ कि आप लोगों आदमी का नाम लेकर आपका नाम क्या है? ध्यान देना चाहिए, देश को ध्यान देना चाहिए। उसके पिता को नहीं मिलने जा रहा है, मनोज चौधरी के पिता नारायण चौधरी। ये केवल बात वो नारियाता बात करके इतने में तो इन्होंने बिल्कुल जैसा ऐसा कर दिया जैसे कोई अपराधी हो, मंत्री जी के साथ में सबके साथ में गलत हरकत करी और बहुत ही घटिया शब्द बोले हैं। मैं मानता हूँ कि इस तरह की तानाशाही पुलिस की बर्दाश्त नहीं होगी। इंदौर से सीनियर संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के माऊ जनपद में आम आदमी पार्टी ने देश के निजी बैंकों को लगातार डिफॉल्टरों एवं बैंक के डूबे रहे पैसों के खिलाफ मुहिम देश के राष्ट्रपति के नाम से संबोधित 4 सूत्रीय मांग पर पत्र सिटी मजिस्ट्रेट JN सचान को सौंपा। आम आदमी पार्टी ने देश के यस बैंक से लगातार हो रहे डिफॉल्टरों को नाम उजागर करने और उनके वीजा को समाप्त करने की मांग की है। ज्ञापन देने आए आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष शाह आलम उफत ने बताया कि आज हम देश के राष्ट्रपति के नाम आए संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट ने सौंपा है और मांग कर रहे कि निजी यस बैंक के डिफॉल्टरों के नाम सार्वजनिक किया जाए। वहीं यस बैंक सभी बैंकों के अरबपति डिफॉल्टरों को चिन्हित कर उनके पास पोर्ट जब्त किया जाए और इस अरबपति डिफॉल्टरों के नाम सार्वजनिक किया जाए। यही नहीं, सब अरबपतियों को लोन के पैसे तत्काल प्रभाव से जब्त किया जाए और भविष्य में ऐसे लोन लेने वाले अरबपतियों को किसी भी बैंक से लोन ना दिया जाए। इन मुद्दों को लेकर तब तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक कि सरकार इन धूर्त व्यापारियों को सबक न सिखा दे। आम आदमी पार्टी
आज देश के जो हालात हुए हैं कि गरीबों का पैसा बैंक के अंदर जो पड़ा हुआ है, इसको कौन से बैंक का मामला? सभी बैंकों का मामला धीरे धीरे होता जा रहा है। पहले पीएमसी को लूटा, फिर इसके बाद यस बैंक को लूटा। अरबपतियों को अरबों अरबों रुपए का लोन दे करके भारत सरकार जो है उनको डिफाल्टर घोषित करके विदेश भेज दे रही है, और जो छोटे पूंजी वाले बेचारे हैं 25-50 हज़ार लाख वाले, उनको उनके पैसे पे रोक लगा दे रही है। तो हम आम आदमी पार्टी के लोग आज इस माध्यम से ज्ञापन दे करके देश की सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जितने ये अरबपति डिफाल्टर हैं, इनके नामों को सार्वजनिक किया जाए, इनको चिन्हित किया जाए, इनके पासपोर्ट जब्त किए जाएं और इनसे पैसे की एक एक पाई की वसूली की जाए। भविष्य में इन डिफाल्टरों को कोई लोन न दिया जाए, ये मांग आम आदमी पार्टी आज पूरे उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये सरकार से कहना चाहती है। आम आदमी पार्टी की ओर से महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित एक ज्ञापन दिया गया है। इस ज्ञापन को महामहिम जी के कार्यालय में आवश्यक कार्रवाई भिजवा दिया जाएगा। माऊ से सी न्यूज संवाददाता विनय की रिपोर्ट। सी न्यूज के इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।